नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इन सुर्खियों के अलावा जिन 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है, उसमें यूपी में आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि मौत बरसी है। फसल बर्बाद होने से यूपी में कई किसान मौत को गले लगा चुके हैं। जो जिंदा हैं उनके जख्मों पर सियासी मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। मथुरा में बेमौसम बरसात और ओले गिरने से तबाह हुए किसानों को मुआवजा दिलाने के नाम पर जमकर राजनीति हुई। दूसरी तस्वीर इलाहाबाद की है। यहां नमामि गंगे योजना में घोटाला सामने आया है। इस योजना के तहत नगर निगम ने 300 प्लास्टिक डस्टबिन खरीदे, जिसमें यह घोटाला हुआ। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है। यहां हसनगंज में एटीएम में लूट और ट्रिपल मर्डर मामले में आतंकियों से तार जुड़ते जा रहे हैं, सिमी के आतंकियों से। चौथी तस्वीर मसूरी की है। फर्जी आईएएस केस में रूबी चौधरी को मसूरी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर घर वालों ने एसआईटी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पांचवी तस्वीर भदोही की है। यहां कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बांटा जाने वाला लाखों की कीमत का पुष्टाहार सड़ गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आगरा ब्लास्ट का अनसुना सच। धमाके की चश्मदीद की जुबानी। ब्लास्ट मामले में जी संगम धमाके के चश्मदीद नेहा तक पहुंच गया है। चश्मदीद की माने तो धमाके से कुछ ही सेकंड में उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि हर तरफ अंधेरा छा गया और घर के मलबे में उसकी बहन दबी थी। नेहा ने बताया कि वो अपनी 2 और बहनों के साथ घर के ऊपरी हिस्से में थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही देर में एक बहन मलबे में दबी मिली। ताजनगरी में हुए धमाके की चर्चा आज देश की हर गली और हर नुक्कड़ पे हो रही है और वाकई में एक बहुत चौंकाने वाला जो पूरा मामला सामने निकल के आया है। हालांकि बलजीत के पिता की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कोई संदिग्ध लोग देखे गए वो बाहर फेंकते हुए, कुछ सामान फेंकते हुए, उसके बाद ये धमाका हुआ। असल में धमाके के वक्त क्या हुआ था, इस वक्त हम उस चश्मदीद और प्रत्यक्षदर्शी के साथ हैं जिसने वाकई में उस पूरे मंजर को ना कि बाकायदा अपनी आंखों से देखा बल्कि उस मंजर को अपने साथ सहा भी। नेहा, बहुत दर्दभरा हादसा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे वो क्या पूरे 5 से 10 सेकंड का जो हुआ था वो आप बताइए, असल में हुआ क्या था उस धमाके में? मैं और मेरी बहनें सोने जा रहे थे तो मेरी छोटी वाली बहन बोलती है कि मैं मुंह धोकर आती हूँ और दूसरी बोलती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बस जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकली हैं, 2 मिनट के बाद ही मैंने ऊपर देखा, गेट खुला हुआ था रूम का। एक चिंगारी सी आई और चिंगारी जैसे ही आई एक धम सी आवाज आई और जैसे ही मैं उठी बेड से और मैं इतनी देर में कुछ समझती, मैंने बाहर देखा तो सारी बिल्डिंग नीचे गिर चुकी थी, नीचे गिर गई थी। कुछ रास्ता नहीं था, सीढ़ियां नहीं थी। दोनों को आवाजें मारी बहुत जोर जोर से, किसी का जवाब नहीं आया। जब कुछ जवाब नहीं आया तो देखा नीचे कूद कर तो मेरी बहन एक सीढ़ियों के बीच में फंसी हुई थी। भाई को बुलाया, हाँ मलबे में, भाई को बुलाया। भाई ने आके, मैंने आके थोड़ा थोड़ा मलबा हटाया, पर मलबा इतना ज्यादा था और आसपास के लोगों में से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। मलबे में से हम दोनों ने बहुत कोशिश करी, काफी देर, कम से कम 5 से 10 मिनट बाद जाके लोग आए उसको हमारी मदद करने के लिए और उसको निकालने के लिए। उसके बावजूद भी उसको निकालने में कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। क्या स्थितियां थी बहनों की आपकी जिस वक्त? जब मैंने अपनी बहन को देखा था, एक हाथ उसका निकल चुका था, एक हाथ नहीं था उसका और शरीर पे कपड़े भी नहीं थे उसके। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से ये हुआ क्या। पानी टपक रहा था वहाँ नल वगैरह में से, कुछ भी, मतलब बहुत बुरी हालत थी, मिट्टी से सने हुए थे वो। मेरी सबसे छोटी वाली बहन, पूरी बिल्डिंग नीचे आ चुकी थी। ये जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं जैसे देसी बम का कोई नहीं, ये अगर कोई पटाखा वटाखा कुछ होता भी तो एक एक करके जलता ना। उस एक चिंगारी से एक ही आवाज आई, धमकी, और एक ही बार में पूरी बिल्डिंग गिर गई। कोई पटाखा होता तो एक एक करके आवाज आती है। कोई साजिश लगती है आपको? कुछ फेंका जो आपको लगता है उसका कारण वो हो सकता है धमाके का? मुझे नहीं पता कि ये क्या है, किसने किया, बट पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे कि ये क्या हुआ। बलजीत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बलजीत जी, आपके साथ जो दुर्घटना हादसा हुआ है वो बहुत दुख भरा है, लेकिन अब असल में है क्या? इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या कारण निकल सकता है इसका? हम कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। हमारे साथ तो ट्रेजेडी हुई है, तो मान हानि दोनों का, जन हानि भी हुई है, मान हानि भी हुई है और पैसों की हानि हुई है। मैं तो सड़क पर आ गया हूँ इस टाइम। मैं रहने के लिए गुरुद्वारे में शरण ली हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है मेरे को किसी प्रकार की।
यानी कि इतना बड़ा हादसा है, उसके बाद अगर नॉर्मली अगर जो मुआवजे की बात करें या फिर कह सकते हैं कि इनके जो दुख दर्द से जो इनका बांटने की बात करें, तो अभी तक किसी के पास इतना समय नहीं हुआ, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए इसी बात को मुद्दा बनाने वाले लोग। लेकिन ये जरूर है कि जो इस परिवार में बीता है वो भगवान किसी भी परिवार के साथ कभी वह विषय में ना देखने को मिले। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। विवेक पाठक हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये बताइए कि घर वालों की अपनी तकलीफ है, जो प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं उनकी अपनी कहानी है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां वहां पहुंची हैं, सेना की एजेंसी पहुंची है, उसकी अपनी थ्योरी हो सकती है। कुल मिलाकर के ये लोग कहां खड़े हैं इस समय? ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंग ढह गई, अब कहां खड़े हैं ये? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शेखर। देखिए, जो भी हादसा रहा या फिर जो भी साजिश रही, इसमें आज ये जो परिवार है, बलजीत का जो परिवार है, दो भाई इस मकान में रहते थे, बलजीत और मंजीत, दोनों ही आज बेसुध खड़े हुए हैं, क्योंकि आज ये आसरा लेने के लिए केवल एक गुरुद्वारे में है और गुरुद्वारे में ही लोग इनके पास इनके दुख बांटने के लिए वहां पहुंचे। इनके रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन असल में इनका जो तकलीफ, जिस तरह से नेहा ने अपना दर्द जो सामने बयां किया कि उसके एक मिनट पहले ही उसकी दोनों बहनें ये बाहर गिर जाती कि हम अंदर लौट के आ रहे हैं, एक अच्छे सुबह के इंतजार में ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से इस तरह का बड़ा हादसा सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा जो मंजर उसका जो नेहा ने उस दौरान देखा। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ लगा विवेक? अब शेखर, अभी तक जांच एजेंसी अपने जो सैंपलिंग यहाँ से आज और दोबारा से करके ले गई है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा कि उनके हाथ में अभी क्या पहुंचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। आगरा के बालूगंज में हुए बम धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नींद उड़ गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस समेत सभी खुफिया एजेंसियां विस्फोट की जांच में जुटी हैं, क्योंकि आईबी ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइन हमले का अलर्ट जारी किया था और इससे पहले आतंकी इसी इलाके में रुके थे। उधर धमाके में घायल बलजीत सिंह ने होश में आने के बाद जो बयान दिया है, उससे जांच एजेंसियां सख्ते में हैं। बलजीत के मुताबिक मकान के पास 2 बाइक सवार आए थे और कुछ संदिग्ध सामान फेंककर फरार हो गए। इसके बाद ब्लास्ट हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के हसनगंज में एटीएम लूट और ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस वारदात में सिमी के आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की तफ्तीश के लिए यूपी पुलिस की एक टीम तेलंगाना रवाना हो गई। हसनगंज एटीएम लूट कांड में खुलासा, लूट और ट्रिपल मर्डर के पीछे आतंकी, वारदात के पीछे सिमी के आतंकियों का हाथ, तेलंगाना में हुई मुठभेड़ से खुलासा। लखनऊ के हसनगंज में एटीएम में लूट और ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात के पीछे सिमी के आतंकियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल तेलंगाना में शनिवार को मुठभेड़ के बाद सिमी के आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद एजाजुद्दीन और मोहम्मद असलम के तौर पर हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मारे गए आतंकी बिजनौर में धमाके के बाद फरार हो गए थे और तेलंगाना में जाकर छिपे हुए थे। बिजनौर धमाके में शामिल सिमी के आतंकी 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से फरार हुए थे, जिसके बाद इन आतंकियों ने बिजनौर में अपना ठिकाना बना लिया था। जिसके बाद पुलिस ने इन आतंकियों के ठिकानों से कई बैंकों से लूटी गई रकम भी बरामद की थी, लेकिन उस दौरान आतंकी भाग निकले थे। लेकिन जब तेलंगाना पुलिस ने तेहरे हत्याकांड के खुलासे का दावा किया तो लखनऊ पुलिस भी हैरान रह गई और अब तेलंगाना पुलिस के दावे की पड़ताल की जा रही है। हसनगंज में HDFC एटीएम में जो लूट हुई थी वो उन जो मृत आतंकवादी हैं उनके द्वारा की गई थी। SP क्राइम साहब और जो इसका विवेचक है वो वहां के लिए रवाना हो गए हैं तेलंगाना जाने के लिए, हैदराबाद, और वहां जाके पूरी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उन तथ्यों से आप लोग अवगत कराएंगे। अगर DGP तेलंगाना ने अपने प्रेस नोट में कहा है तो निश्चित रूप से कुछ तथ्य होंगे। अब क्या तथ्य उनके संज्ञान में आए, ये जो टीम गई है वो जानकारी करके आएगी, उसके बाद ही बताना उचित होगा और ठीक भी रहेगा। आपको बता दें, मारे गए आतंकी कई बैंकों में डकैती डाल चुके हैं। लखनऊ एटीएम से लूटपाट में इन आतंकियों की क्या भूमिका थी, इस बारे में पता करने के लिए टीम तेलंगाना गई है। आपको बता दें, 27 फरवरी को लखनऊ के HDFC बैंक के एटीएम में 3 लोगों की हत्या कर बदमाशों ने 51 लाख रुपए लूट लिए थे और इस घटना को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया था।
एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और क्राइम ब्रांच की 16 टीमें मामले की पड़ताल में लगी हुई थीं। लखनऊ पुलिस के लिए इस घटना का पर्दाफाश चुनौती बना हुआ था। कई प्रदेशों में पुलिस टीमें पड़ताल कर खाली हाथ लौट आई थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे, लेकिन उनसे कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में अब देखना होगा क्या लखनऊ में हुई लूट का संबंध क्या तेलंगाना में मारे गए आतंकियों से है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन गंगा के तहत गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू हुई नमामि गंगे योजना भी घोटाले की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इलाहाबाद में डस्टबिन की खरीद में लाखों के घोटाले का खुलासा हुआ। दरअसल गंगा को कूड़े करकट और पॉलिथीन से मुक्त रखने के लिए इलाहाबाद नगर निगम ने हाल ही में 300 प्लास्टिक डस्टबिन खरीदे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये डस्टबिन बाजार कीमत से करीब 3 गुना ज्यादा पर खरीदे गए। निगम ने जिस तरह के डस्टबिन खरीदे हैं उनकी कीमत बाजार में करीब 4,000 रुपए है, लेकिन निगम ने एक डस्टबिन के लिए 11,000 रुपए चुकाए। इस तरह करीब 13 लाख के डस्टबिन के लिए निगम ने 33 लाख रुपए चुकाए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होने वाली। भारी भरकम कीमत पर खरीदे गए इन कूड़ेदानों को रखने में भी नगर निगम की खानापूर्ति नजर आई। कूड़ेदान गंगा तटों के बजाय सड़कों के किनारे या फिर कूड़े के ढेर के आसपास रखे गए। डस्टबिन लगाए जा रहे हैं मेला क्षेत्र के आसपास, ताकि वहां का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों में सहयोग मिल सके। और उसके तहत 300 डस्टबिन की योजना है, जिसमें लगभग 210 डस्टबिन हमारे लग गए हैं। बाकी अभी हम लोग आवश्यकता अनुसार उसको जहां जरूरत समझेंगे वहां लगवाएंगे। बिल्कुल 4,000 का सिंटेक्स का मिल रहा है। जो एक ब्रांडेड कंपनी है उसका 4,000 से 6,000 के बीच में मिल रहा है। ये खेल समझ में ही नहीं आ रहा, और ये अधिकारियों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जो बाजार में 4,000 में उपलब्ध है, जो सिंटेक्स 6,000 में उपलब्ध है, वो 11-12,000 में क्यों लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। अच्छी तनख्वाह और सुख सुविधा के लालच में नौकरी के लिए विदेश गए करीब 150 लोगों को सऊदी अरब के दमाम में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। लोगों के पास वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं हैं। इन्हें कमरे में बंधक बनाकर रखा गया है और खाना भी नहीं दिया जा रहा। इसका खुलासा सऊदी से वापस लौटे कुछ लोगों ने किया है। मदद की गुहार लगाते हुए इन लोगों ने बंधक बनाए गए अपने साथियों का वीडियो जारी किया है। वापस लौटे लोगों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के ओखला के फैज नाम के एजेंट ने अच्छी नौकरी का लालच देकर सऊदी अरब भेजा था, लेकिन अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, उल्टा वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। ठगी करने वाले उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और फोटोकॉपी उन्हें दे देते हैं। सऊदी से वापस लौटे आबिद ने आरोप लगाया कि दिल्ली का एजेंट 138 लोगों को और सऊदी अरब भेजने वाला है और वहां इन लोगों को भी बंधक बनाया जाएगा। वसीम अख्तर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, किस तरह से ये उस एजेंट के जाल में फंसे और इनकी जो शिकायत है उसके बाद कितना हरकत में आया एडमिनिस्ट्रेशन? मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के एनसीआर के इलाके में ये एजेंट जगह जगह फैले हुए हैं। वो भोले भाले नागरिकों को अपने जाल में फंसाते हैं। जो बेरोजगार युवक हैं कि हम आपको अच्छी तनख्वाह पर सऊदी भेज देंगे, गल्फ की कंट्री में भेज देंगे, जहां भी, तो मगर वहां पर उन्हें पैसा लेकर, भारी रकम लेकर उन्हें वहां ले जाया जाता है और जाकर वहां पर उन्हें ऐसा छोड़ दिया जाता है कि वो बेचारे भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। आप उनकी अगर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो उसमें देख सकते हैं कि एक एक कमरे में एक एक बेड पे। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। बरेली में ऑर्डर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झूठी शान की खातिर एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। हालांकि लड़की के प्रेमी की अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी हत्या कर दी गई है। लड़का और लड़की पिछले 15 दिन से गायब थे और आज 13 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। दोनों फतेहगंज पश्चिमी के लोधी नगर के रहने वाले थे। लड़की के परिजनों को दोनों के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़के को बुलाया और तब से वो गायब था। अब लड़के के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।
आवेदक है, लड़की का पिता है, उसी के घर के पीछे एक तालाब है, वहां से आज वो अपहृता की डेड बॉडी मिली हुई है। जैसा आप शंका व्यक्त कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ये प्रकरण ऐसा लग रहा है कि जैसे घर से ही जुड़ा हुआ है, उसमें उसके घर के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी जिस लड़के पे आरोप है लड़की को भगाने का, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है और वो सारी चीजों पर हम लोग प्रत्येक बिंदु पर विवेचना कर रहे हैं। लड़का अभी तक उसके परिवार वालों का, लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि उसकी भी हत्या कर दी गई है। उस पर भी 364 का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है फतेहगंज पश्चिमी में कल। यूपी में अब साइकिल ट्रैक पर भी सियासत शुरू हो गई है। सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को साइकिल से दिक्कत है। ऐसे लोगों को एसोचैम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की रिपोर्ट नहीं दिखती है। साइकिल ट्रैक इनके घर के पास से भी गुजरेगा। आवास विकास की बाउंड्री पीछे हटेगी। अखिलेश ने कहा कि साइकिल ट्रैक 5 कालिदास मार्ग पर भी बना है। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल चलाने से सेहत ठीक रहती है और पर्यावरण में सुधार होता है, बेहतर होता है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बीएसपी पर कटाक्ष किए। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद किसानों की मौत के आंकड़े और मौत के तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब तक 35 किसानों ने फसल बर्बाद होने से आत्महत्या की है। इस आंकड़े में उन्होंने उन किसानों को शामिल नहीं किया जिनकी सदमे से मौत हुई। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि जांच के बाद ही मृतक किसानों के परिवार मुआवजे के हकदार होंगे। देखिए, सुसाइड की तो रिपोर्ट अलग अलग करके आ रही है। 35 जो है ये कंफर्म हो गई रिलेटेड टू दिस। इसमें हम धनराशि जो है देंगे 35 में। आत्महत्या वाले में देखिए, आत्महत्या में हर जगह ये निर्देश है कि डीएम जांच करके रिपोर्ट दे कि वेदर इट इज इन एनी वे कनेक्टेड। तो अभी मैंने मीटिंग करी कई जगह, जैसे डीएम ने बताया कि उन्होंने जांच करी, वो इससे संबंधित है ही नहीं मामला। वो कोई और कारण है, पारिवारिक कारण है या कोई और कारण है जिसकी वजह से हुआ है। तो ये 35 केस ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है कि ओलावृष्टि अतिवृष्टि से इनमें डैमेज हुआ है या इनकी जान गई है। इनको हम लोग धनराशि दे रहे हैं। क्रॉप लॉस से आप कनेक्ट, सदमे वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, वो तो एक इंक्वायरी के बाद ही कहीं से कोई कनेक्ट हो सकता है। अभी कोई ऐसा कनेक्शन जिस केस में नहीं हुआ है उसमें हम धनराशि नहीं दे सकते। जो कनेक्ट हुआ है उसमें हम दे रहे हैं मामला, जहां डायरेक्टली 35 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओलावृष्टि अतिवृष्टि। देखिए, सुसाइड हुआ भी है, इट इज ऐसा एस्टेब्लिश कहीं नहीं हुआ है दैट इट इज कनेक्टेड विद दिस। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखिलेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में यूपी के 44 जिलों में ज्यादा टीकाकरण की दर सुनिश्चित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है। इस मिशन की औपचारिक शुरुआत सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन कल बाराबंकी से करेंगे। मिशन इंद्रधनुष से बच्चों को उन 7 बीमारियों से बचाया जा सकेगा जो वैक्सीन की मदद से संभव है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद सांसदों, विधायकों से स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग की अपील करेंगे। 8 अप्रैल को आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, लेकिन लखनऊ में आईजीसीएल यानी इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आईजीसीएल का उद्घाटन किया। आईजीसीएल की ओपनिंग सेरेमनी में अखिलेश यादव का बेटा भी पहुंचा था। इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग 20 अप्रैल तक चलेगी और इसमें ग्रामीण स्तर की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें यूपी के साथ हरियाणा और पश्चिम बंगाल की भी टीम शामिल है।